The following content is provided under India's first open courseware program. Your support will help RJ Academy continue to offer high-quality educational resources for free. डेटा एनालिसिस एक ऐसा चैप्टर जो साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में स्पेशली, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर आप लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हो और एक्सपेरिमेंट्स के अंदर आप लोग अपनी ऑब्जर्वेशंस को वैल्यूज़ की फॉर्म के अंदर रिपोर्ट करते हो। अब उन ऑब्जर्वेशंस को किस तरीके से स्टडी करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो चीज़ आपको पता चलती है डेटा एनालिसिस के अंदर। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग सिलेबस को डिस्कस कर चुके हैं कि आखिर आपका CSIR नेट के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको क्या सिलेबस दिया हुआ है, कितने मार्क्स की यूनिट आती है, और साथ ही साथ हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम लोग अपने इस YouTube चैनल के ऊपर अपनी डेटा एनालिसिस को कवर करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने एक्यूरेसी पढ़ी थी कि आखिर एक्यूरेसी को आप किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो, जहाँ पर मैंने आपको एब्सोल्यूट एरर के बारे में बताया था, वहाँ पर मैंने आपको रिलेटिव एरर के बारे में बताया था, उनके फॉर्मूलेज को हम लोगों ने वहाँ पर याद किए थे। तो आज की इस क्लास के अंदर हम लोग वहीं से कंटिन्यू करेंगे और एक्यूरेसी को ख़त्म करने के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आखिर आपका प्रिसीजन क्या होता है और किस तरीके से आप लोग प्रिसीजन को एक्सप्रेस कर सकते हो। इन सब चीज़ों की बात करने वाले हैं आज की क्लास के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is lecture number 2 of data analysis। और लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग एक्यूरेसी को पढ़ रहे थे, किस तरीके से उसको एक्सप्रेस करते हैं, उनके फॉर्मूलेज को हमने वहाँ पर देखा था, जहाँ पर मैंने आपको रिलेटिव एरर के बारे में बताया था और एब्सोल्यूट एरर के बारे में बताया था। तो बेसिकली एक्यूरेसी को एक्सप्रेस करने के लिए आपके पास एब्सोल्यूट एरर है और आपके पास क्या है, रिलेटिव एरर है। ज़्यादा कंसेप्चुअल यूनिट नहीं है ये। अगर मैं इस पर्टिकुलर कोर्स की बात करूँ डेटा एनालिसिस की, तो यहाँ से जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं CSIR नेट JRF केमिकल साइंस के एग्जाम में, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आपको 3-4 वैल्यूज दे दी जाएगी कि आप किसी पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को कर रहे हो और जो आपकी ऑब्जर्वेशंस है उनकी वैल्यूज आपको गिवन होगी, 3, 4, 5 हो, कितनी भी वैल्यूज वो आपको दे सकता है और आपसे डायरेक्टली पूछेगा कि आखिर इसमें रिलेटिव एरर क्या है, एब्सोल्यूट एरर क्या है, डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, एवरेज डेविएशन कितना है, उन सब चीज़ों की बात वो आपसे पूछेगा क्वेश्चन के अंदर। तो काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाला है, लेकिन आपको फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। जितनी भी चीज़ें हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं डेटा एनालिसिस के अंदर, एक बात तो पक्का है, अगर आप लोगों को फॉर्मूलेज याद हैं, अगर आप लोगों को कंसेप्ट याद हैं, तो 6 मार्क्स ये आपको देकर जाएगा एग्जाम के अंदर और समथिंग अराउंड 6-7 लेक्चर के अंदर आपका डेटा एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा। सबसे छोटी यूनिट है फिजिकल केमिस्ट्री की। अगर मैं बात करूं पूरी केमिस्ट्री की, चाहे फिजिकल हो, ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, सबसे छोटी यूनिट अगर आपके पास कोई है तो वो है डेटा एनालिसिस। फॉर्मूलेज थोड़े तो ज़्यादा है, लेकिन उन फॉर्मूलेज को आप लोग क्लास 12 से पढ़ते हुए आ रहे हो। BSc के अंदर, MSc के अंदर आपने लैब्स के अंदर इन फॉर्मूलेज का यूज़ किया था। देखिए लैब के अंदर आप लोग कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप लोग पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, pH मीटर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, टाइट्रेशन कर रहे हो, कुछ भी आप लोग कर रहे हो, उसके बाद जो आपका डेटा होता है उसको आप लोग ज़रूर अपनी प्रैक्टिकल फाइल के अंदर नोट करते हैं। बच्चे अक्सर प्रैक्टिकल फाइल एक दूसरे की देख कर बना लेते हैं अपनी लैब्स के अंदर। तो बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो ध्यान नहीं देते कि आखिर वो उसके अंदर लिख क्या रहे हैं, लेकिन हर एक एक्सपेरिमेंट के अंदर आप लोगों ने डेटा एनालिसिस का जरूर यूज किया है और हर एक एक्सपेरिमेंट के अंदर अगर आपका डेटा एनालिसिस यूज हो रहा है तो कितना इंपॉर्टेंट है ये आप लोग खुद सोच सकते हो। लेकिन अगर बात करूं एग्जाम पर्सपेक्टिव से, तो वहां पे आपको हर साल क्वेश्चन देखने को मिलता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। आपको अगर फॉर्मूला याद होगा तो आपको सिर्फ फॉर्मूले का यूज करना है, वैल्यूज को पुट करना है और अपने आंसर तक पहुंचना है। तो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो कि फ्री के नंबर्स हैं, क्योंकि आप लोग काफी टाइम से इस चीज को करते हुए आ रहे हो। अगर मैं बात करता हूं जो बच्चे बायोलॉजी साइड के हैं तो उनको तो इस चैप्टर से बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि यहां पर आपसे वो एक टिपिकल मैथमेटिक्स नहीं पूछ रहा। अगर मैथमेटिक्स यहां पर कोई चीज यूज होगी तो वो आपके पास मैक्सिमम टू मैक्सिमम एडिशन होगा, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और मुझे नहीं लगता है किसी भी बच्चे को मल्टीप्लिकेशन करने में या फिर एडिशन करने में कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, चाहे वो बायो साइड का हो। अगर मैथ साइड का है तो बहुत अच्छी बात है, उसको तो वहां पे उस चीज़ों को यूज करना, उस चीज़ों को करना उनको और भी ज़्यादा ईजी लगेगा। तो जो बच्चे बायो साइड के हैं वो भी इस चैप्टर को बिल्कुल भी ना छोड़कर जाएं। 4-5 नंबर आपको फ्री में मिल रहे हैं अगर एग्जाम के अंदर, तो जरूर उसको अपने रिजल्ट के अंदर उसको वहां पर देखिए, क्योंकि अगर आप लोग 100 मार्क्स स्कोर कर रहे हो और आपको ये जो 6 मार्क्स अगर आपको मिल सकते हैं तो ये आपका नेट और JRF के बीच में एक विंडो हो सकती है। अगर आप लोग 99 मार्क्स स्कोर करोगे, कट ऑफ आपके 100 गई, तो आप सिर्फ नेट क्लियर हो। लेकिन अगर आप लोगों ने डेटा एनालिसिस को भी पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, तो उसके 6 मार्क्स आपके कहीं भी नहीं जाएंगे और आपके मार्क्स हो जाएंगे 105। इसका मतलब आप लोग नेट से निकल कर आ गए हो सीधा, JRF आपका क्लियर हो गया है। तो डेटा एनालिसिस को बिल्कुल भी ना छोड़िए। सबसे ज़्यादा छोटी यूनिट अगर मैं बात करता हूँ, चाहे आपकी कोई भी
ब्रांच आप लोग लिख लीजिए, फिजिकल हो गई हो, ऑर्गेनिक हो गई या फिर इनऑर्गेनिक हो गई हो, इससे छोटी यूनिट और सिंपल यूनिट आपको कोई भी नहीं मिल सकती। पॉलीमर एक छोटी यूनिट है, सरफेस केमिस्ट्री एक छोटी यूनिट है, लेकिन वो कंसेप्चुअल है, वहाँ पर आपको थ्योरीज को पढ़ना पड़ता है, वहाँ पर आपको कंसेप्ट को सीखना पड़ता है, उसके बाद ही आप लोग फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो। और जब क्वेश्चन वहाँ से आता है थोड़ा सा घुमा कर आता है, सीधा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, तो मैं उस वे में आपसे बोल रहा हूँ कि अगर सबसे ईजी यूनिट 6 मार्क्स स्कोर करने के लिए कोई है, 4 से लेकर 6 मार्क्स हर साल यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, पार्ट सी के अंदर भी और पार्ट बी के अंदर भी। पार्ट सी में 4 मार्क्स का, पार्ट बी में 2 मार्क्स का। तो सबसे कम टाइम में अगर आप लोग किसी चैप्टर को प्रिपेयर कर सकते हो तो वो है आपकी डेटा एनालिसिस। लास्ट लेक्चर के अंदर एक्यूरेसी को कैसे एक्सप्रेस करते हैं सीख चुके हैं, एब्सोल्यूट एरर को पढ़ चुके हैं, रिलेटिव एरर को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर प्रिसीजन क्या होता है और किस तरीके से आप लोग प्रिसीजन को एक्सप्रेस कर सकते हो। मैथमेटिकली आप लोग कैसे बताओगे कि जो आपकी ऑब्जर्वेशन है कितनी प्रिसाइज हैं, उन सब चीज़ों की बात करेंगे आज की लेक्चर के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो यार, और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि जब भी मैं कोई नया लेक्चर यहाँ पर अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए आपके फ़ोन के अंदर और आप लोग उस चैप्टर को पढ़ लो। तो टाइम को बिना वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं कि आखिर आपका प्रिसीजन क्या होता है। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, व्हेन अ सैंपल इज एनालाइज्ड सेवरल टाइम्स द इंडिविजुअल रिजल्ट्स आर रेयरली सेम, इंस्टेड द रिजल्ट्स आर रैंडमली स्कैटर्ड। और इस बात को, इस सेंटेंस को आप लोग ऑब्जर्व भी कर सकते हो जब आप लोग लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। फॉर एन एग्जांपल मैं मान लेता हूं कि आप लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप लोग टाइट्रेशन का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो केमिस्ट्री लैब के अंदर। सब बच्चों ने टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, चाहे आपके बीएससी में किया हो, एमएससी के अंदर भी आप लोग टाइट्रेशन करते हो, क्लास 12th के अंदर भी आप लोग टाइट्रेशन करते हो। तो मैं मानकर चलता हूँ कि टाइट्रेशन का एक्सपेरिमेंट आप सभी को आता है। तो बेसिकली मान लीजिए आप लोग HCl वर्सेज NaOH का टाइट्रेशन कर रहे हो और आपके पास जो HCl है उसकी कंसंट्रेशन आपको निकालनी है, यानी कि HCl की कंसंट्रेशन आपके लिए क्या है, अननोन है। लेकिन हाँ, आपके पास NaOH का सोल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन आपको पता है, स्टैंडर्डाइज NaOH को आपके पास सोल्यूशन है। तो आप लोग किस तरीके से करते हो, प्रोसीजर आपका क्या होता है, आप लोग एक ब्यूरेट लेते हो, ब्यूरेट के अंदर अपने NaOH को डालते हो, ब्यूरेट को ब्यूरेट स्टैंड के ऊपर लगाते हो, उसके बाद टाइट्रेशन फ्लास्क लिया, उसके अंदर आप लोगों ने 10 ml 20 ml 25 ml HCl डाला। वो आप कितना भी अमाउंट डाल सकते हो आपके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंगली आपकी कैलकुलेशंस बाद में आगे बढ़ती हैं। तो आप क्या करते हो, टाइट्रेशन फ्लास्क में आप लोगों ने HCl लिया, उसमें 3-4 ड्रॉप या फिर 2-3 ड्रॉप आप लोग डालते हो फिनोप्थिलीन की, ताकि आपको कलर चेंज आराम से दिख जाए, ताकि आपको ये पता चल जाए कि कब आपका सोल्यूशन एसिडिक था, कब आपका सोल्यूशन वो बेसिक के अंदर कन्वर्ट हो गया है। और जैसे ही आप लोग कलर चेंज को नोटिस करते हो, आप लोग अपने ब्यूरेट से रीडिंग लेते हो कि आपने कितना अमाउंट, कितने वॉल्यूम आप लोगों ने NaOH ऐड किया है। और आपके जो लैब के जो आपके टीचर होते हैं वो आपको बोलते हैं कि आप लोगों के पास कम से कम 3 कंसिस्टेंट या फिर कम से कम 2 कंसिस्टेंट वैल्यू आपके पास आनी चाहिए, तभी हम मान सकते हैं कि आप लोगों ने अच्छे तरीके से अपने टाइट्रेशन को किया है। तो बच्चे अक्सर लैब के अंदर बहुत स्मार्ट वर्क करते हैं, वो एक रीडिंग को लेंगे, मान लीजिए उनकी रीडिंग आ गई 9.2 ml और वो बहुत स्मार्ट होते हैं, अगली बार वो कहते हैं कि मैम हमारी तो 9.2 ही आई है, और आप लोग वहाँ पर अपना आंसर को रिपोर्ट कर देते हो। ज़्यादा सीरियसली आप लोग एक्सपेरिमेंट को लेते नहीं हो। लेकिन जब आप लोग MSc के अंदर टाइट्रेशन करते हो तो वहाँ से आपसे पूछा जाता है कि आप लोगों को 5 रीडिंग एकदम कंसिस्टेंट लेनी है, तभी आप लोगों का एक्सपेरिमेंट सही तरीके से माना जाएगा। बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है टाइट्रेशन का, और वहाँ पर भी आप लोग देखते हो कि जो आपकी 5 कंटिन्यूअस, जो आपकी 5 लगातार वैल्यूज आती है, जो 5 ऑब्जर्वेशंस आपकी लगातार होती हैं, उनकी वैल्यूज भी सेम नहीं आती। 9.2 आ जाएगी, 9.3 आ जाएगी, 9.1 आ जाएगी, कभी कभी 8.9 भी आ जाती है, 9.5 भी आ जाती है। तो इस तरीके की वैल्यूज आप लोगों को वहाँ पर देखने को मिलेगी। एरर क्या है वो आपको नहीं पता, लेकिन वैल्यूज आपकी सेम नहीं आती। और ये चीज़ आपको बाकी सभी एक्सपेरिमेंट्स में, मैं सिर्फ टाइट्रेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे आप लोग पीएच मीट्री पे पीएच कैलकुलेट कर लो या फिर आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर लो, सरफेस एरिया आपको निकालना हो मैथ के, जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो तो आपकी जो ऑब्जर्वेशंस है उनकी वैल्यू बहुत रेयरली सेम आती है, इंस्टेड वो रैंडमली स्कैटर्ड होती है। मैं सिर्फ 1 डेसिमल पॉइंट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, कई बार आपकी 9.19 फिर 9.23 भी, इस तरीके से आपकी वैल्यू जो है वो वेरी कर सकती है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, व्हेन अ सैंपल इज एनालाइज्ड सेवरल टाइम्स द इंडिविजुअल रिजल्ट्स आर रेयरली सेम, इंस्टेड द रिजल्ट्स आर randomly scattered. Precision is the measurement of how closely the result of an experiment agree with those of other results made in the similar way. Precision क्या होता है, जब भी आप लोग कोई 2 ऑब्जर्वेशन को नोट करते हो तो वो 2 ऑब्जर्वेशन आपस में कितना क्लोज है,
देखिए सेम हो नहीं सकती। सेम कई बार आप लोग देखते हो कि आपके एक्सपेरिमेंट के अंदर आप लोगों की वैल्यूज सेम नहीं होती। मान लीजिए आपने 5 ऑब्जर्वेशन ली, तो इन 5 ऑब्जर्वेशन की वैल्यूज आपस में कितना क्लोज है ये आपको पता चलता है कि आपकी जो एक्सपेरिमेंट है, जो आपका प्रिसीजन है, वो मेजरमेंट है कि आपकी जो ऑब्जर्वेशन की जो वैल्यू है वो आपस में कितना क्लोज है। इन अदर वर्ड्स इट एक्सप्रेस द रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ रिजल्ट। जो आपका रिजल्ट है वो आपस में कितना रिप्रोड्यूस हुआ, कितने % आपका जो सेम रिजल्ट निकल कर आया है, वो एक मेजर आपको देता है प्रिसीजन। यानी कि अगर आपका एक कोई भी एक्सपेरिमेंट, अगर आपकी जो वैल्यूज हैं ऑब्जर्वेशंस की वो हाईली प्रिसाइज है, इसका मतलब कि आपकी जो वैल्यूज है वो काफी क्लोज आ रही है, 9.12, 9.13 या फिर 9.12 वापस से। तो इस तरीके से अगर मैं बोलता हूं कि आपका एक्सपेरिमेंट जो है वो काफी प्रिसाइज है, तो आपकी ऑब्जर्वेशन की जो वैल्यूज है वो समथिंग अराउंड सेम निकल कर आती है। और आपका एक एक्सपेरिमेंट तभी अच्छा एक्सपेरिमेंट माना जाता है तब वो हाईली प्रिसाइज हो और साथ ही साथ एक्यूरेट भी हो। एक्यूरेट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपका रिजल्ट एक्यूरेट नहीं होगा तो आपका एक्सपेरिमेंट तो वैसे भी गलत होगा, चाहे वो कितना भी प्रिसाइज हो। एक ऑब्जर्वेशंस आपके पास हाईली प्रिसाइज होकर भी एक्यूरेट नहीं भी हो सकती है। उसके लिए अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो कैसे हो सकता है वो, मान लीजिए कि आप लोग वेइंग मशीन के ऊपर अपने सैंपल को वेट कर रहे हो और आप लोगों ने अपनी वेइंग मशीन को 10 ग्राम के ऊपर जाकर टेयर किया, यानी कि अगर इसके ऊपर कुछ भी नहीं रखा हुआ तब भी यहाँ पर आपको 10 ग्राम का जो है वेट यहाँ पर आपको दिखाई दिया जाएगा। यानी कि आपने 10 ग्राम के ऊपर आके अपनी वेइंग मशीन को टेयर कर दिया, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है बट स्टिल यहाँ पर 10 ग्राम शो हो रहा है। उसके बाद मान लीजिए कि आप लोगों ने 5 ग्राम अपने सैंपल को वेट कर रहे हो और 5 ग्राम सैंपल को आपने यहाँ पर रखा, तो रीडिंग इसकी हो जाएगी 15 ग्राम, क्योंकि आप लोगों ने 10 ग्राम पे टेयर किया है, 5 ग्राम आप लोगों ने और डाल दिया, तो वो हो जाएगी आपके पास 15 ग्राम। सो अगर आपके पास ये वैल्यू जो है 15 ग्राम हो गई है, आप इसको दोबारा मेजर करोगे तो भी 15 आएगी, दोबारा करोगे फिर 15 आएगी, बार बार आपके पास 15 आती रहेगी। तो अगर आपके पास जो ऑब्जर्वेशन की जो वैल्यूज है हर बार 15 आई, यानी कि एकदम बहुत क्लोज आई है, सेम ही आ गई एक तरीके से, यानी कि आपका रिजल्ट 100% प्रिसाइज है, लेकिन वो एक्यूरेट फिर भी नहीं है, क्योंकि आपके पास जो उसका असली जो वेट है सैंपल का वो सिर्फ 5 ग्राम है। तो एक एक्सपेरिमेंट आपको हाईली प्रिसाइज ऑब्जर्वेशन देकर भी वो इनएक्यूरेट हो सकता है। गुड प्रिसीजन डज नॉट मीन गुड एक्यूरेसी। एक अच्छा एक्सपेरिमेंट वही होता है जिसके अंदर आपकी जो प्रिसीजन है वो भी अच्छा हो और साथ ही उसकी एक्यूरेसी है वो भी अच्छा हो। अब गुड प्रिसीजन डज नॉट मीन गुड एक्यूरेसी ड्यू टू द रीजन सेम मिस्टेक मे बी मेड ओवर एंड ओवर अगेन। मान लीजिए आप लोग जो मशीन को टेयर किया है वो बार बार आप कर रहे हो, हर एक प्रोसेस में आप लोगों ने उसको 10 ग्राम पे टेयर किया हुआ है, तो आपका प्रिसीजन तो अच्छा आएगा लेकिन एक्यूरेसी वहां पर ठीक नहीं आएगी। Experimental procedure may be precise, but due to some constant और unknown error, the result may be inaccurate। कुछ ऐसे errors होते हैं जो आपको पता नहीं चलता होता है कि कुछ impurities ऐड हो जाती हैं कभी कभार, या फिर कुछ भी आपका कोई भी आपका unknown error उसके अंदर हो सकता है जिसकी वजह से रिजल्ट आपका बार बार गलत आ रहा है लेकिन वो प्रिसाइज आ रहा है। कुछ भी गलत आ रहा है लेकिन वो बार बार क्या आ रहा है, सेम आ रहा है और वो प्रिसाइज आ रहा है। अगर वो सेम आ रहा है तो हाईली प्रिसाइज तो हो गया, लेकिन वो गलत आ रहा है, किसी भी रीजन से आ रहा है और आपको रीजन नहीं पता, लेकिन वो रिजल्ट आपका गलत है, तो आप लोग उसे भी बोल सकते हो कि आपके जो ऑब्जर्वेशन है उनकी वैल्यूज प्रिसाइज तो हैं पर आपकी एक्यूरेट नहीं है। तो एक अच्छा एक्सपेरिमेंट जिसकी प्रिसीजन गुड होती है वो भी आपका गुड एक्यूरेसी को शो करे ये जरूरी नहीं होता। एवरी मेजरमेंट हैज अनसर्टेनिटी विच आर कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल एरर। जितनी भी मेजरमेंट आप लोग लेते हो, मान लीजिए अगर आप लोग ब्यूरेट के अंदर से रीडिंग को भी नोट कर रहे हो तो वहां पर भी आपके पास कोई ना कोई अनसर्टेनिटी होती ही है। और ये जो आपके पास एरर्स होते हैं, जो आपके पास एक्सपेरिमेंटल एरर्स होते हैं, इनको आप लोग दो कैटेगरी के अंदर बेसिकली डिवाइड कर सकते हो। एक आपके पास होते हैं रैंडम एरर एंड एक आपके पास होते हैं सिस्टमैटिक एरर। अब इन दोनों एरर के बीच में डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आपका प्रिसीजन है वो बेसिकली रैंडम एरर से रिलेटेड होता है। रैंडम एरर को आप लोग ठीक नहीं कर सकते हो, रैंडम एरर वो एरर्स होते हैं जिनको आप लोग ठीक नहीं कर सकते हो। लेकिन जो सिस्टमैटिक एरर होते हैं वो एक ऐसे एरर होते हैं जिनको आप लोग ठीक कर सकते हो। आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर के अंदर कि इसके अंदर दिक्कत क्या है। फॉर एग्जांपल, वापस से अपनी वेइंग मशीन के ऊपर जाते हैं, आप लोग उसको 10 ग्राम पे टेयर कर रहे थे, तो थोड़े टाइम बाद आपको पता चलेगा कि यार मेरा सैंपल जो है वो 5 ग्राम का ही है लेकिन ये 15 ग्राम शो कर रहा है, तो कुछ ना कुछ तो इसके अंदर दिक्कत रही होगी। आप लोग मशीन को चेक करते हो, फिर आप लोगों को ध्यान आएगा कि यार मैंने इसे 10 ग्राम पे टेयर किया हुआ है। तो यहाँ पर आपकी सिस्टम जो है, चीजें जो है वो आपको पता चल जाएंगी कि आपके एक्सपेरिमेंटल सेटअप के अंदर, आपके इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई दिक्कत है, तो उनको आप लोग ठीक कर सकते हो। तो सिस्टमैटिक एरर जो होते हैं वो डिटर्मिनेंट होते हैं, आप लोग उन्हें अंदाजा लगा सकते हो कि आपकी जो गलती है वो क्या है। एक्सपेरिमेंटल फॉल्ट हो सकता है, कोई डिजाइन के अंदर कोई फॉल्ट हो सकता है, आपका प्रोसीजर के अंदर कोई गलती हो सकती है, तो उन सब चीजों को आप लोग क्या बोलते हो, सिस्टमैटिक एरर बोलते हो। इट कैन बी करेक्टेड। लेकिन कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जिनको आप लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते कि आखिर ये एरर जो आपकी कैलकुलेशंस के अंदर आ रहे हैं, जो आपकी ऑब्जर्वेशन है उनके अंदर जो आ रहे हैं, ये आखिर क्यों आ रहे हैं, उनको आप लोग पता नहीं लगा पाते कि आखिर वो किस टाइप के एरर्स हैं। इनको आप लोग क्या बोलते हो, अनकंट्रोलेबल वेरिएबल इन मेजरमेंट्स। कुछ ऐसी आपके वेरिएबल्स हैं मेजरमेंट के अंदर जिनको आप लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आपको पता नहीं है उन चीज़ों के बारे में तो आप उन्हें कैसे कंट्रोल करोगे, और ये आपके पास हमेशा प्रेजेंट होते हैं, कैन नॉट बी डिटेक्टेड। इनको आप लोग डिटेक्ट भी नहीं कर सकते। काफ़ी सारी इंप्योरिटीज ऐड हो सकती हैं, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, तो काफ़ी सारी
आपके पास एरर्स होते हैं, सिस्टमैटिक एरर भी आपके पास हो सकते हैं, रैंडम एरर भी आपके पास हो सकते हैं। सिस्टमैटिक एरर आपके होते हैं जो डिटर्मिनेंट होते हैं, जिनको आप लोग ठीक कर सकते हो, जिनको आप लोग करेक्ट कर सकते हो, लेकिन रैंडम एरर को आप लोग करेक्ट नहीं कर सकते। और रैंडम एरर की वजह से जो आपकी ऑब्जर्वेशंस होती हैं उनके अंदर थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन होता है, आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो क्लोज एकदम के, वो जो वैल्यू है वो आपके पास सेम नहीं आती, थोड़ा बहुत वो एक दूसरे से अलग अलग होती हैं। वो कितनी क्लोज हैं आपस में वो आपको बताता है कि आपका जो रिजल्ट है वो कितना प्रीसाइज है। यानी कि प्रीसीजन जो है वो मेजर है कि आपकी जो वैल्यूज़ निकल कर आई ऑब्जर्वेशन की वो कितना पास है। और ये डिफ्लेक्ट क्यों हो रही है? क्योंकि आपके एक्सपेरिमेंट के अंदर रैंडम्स एरर हैं जो आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी आपके एक्सपेरिमेंट के अंदर है। अगर सिस्टमैटिक एरर होगा तो उसको तो आप लोग ठीक कर लोगे, लेकिन सिस्टमैटिक एरर को ठीक करने के बाद भी आपके पास रैंडम एरर हमेशा होंगे, और रैंडम एरर की वजह से जो आपकी ऑब्जर्वेशन की वैल्यू है वो आपस में डिफ्लेक्ट करेगी, और वो कितना डिफ्लेक्ट कर रही है, कितना क्लोज है, कितना दूर है, वो आपको बताएगा कि आपका जो रिजल्ट है, आपके जो ऑब्जर्वेशन है उनकी वैल्यू कितना प्रिसाइज है या फिर कितना प्रिसाइज नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग एरर को क्लासिफाई कर सकते हो। उसके बाद ये जो ना मैं लिखी हुई है काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, गेट के अंदर इसका एग्जाम, गेट के अंदर इसके क्वेश्चन ऊपर आ चुका है। गुड प्रिसीजन इंडिकेट्स द एब्सेंस ऑफ एनी कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ रैंडम एरर। ये मैं आपको बता भी चुका हूं कि जो आपका प्रिसीजन है वो रैंडम एरर की वजह से आप लोग चीजों को मेजर करते हो कि आखिर आपका जो रिजल्ट है वो कितना प्रिसाइज है या फिर कितना प्रिसाइज नहीं है। अगर रैंडम एरर नहीं होंगे आपके पास, सिर्फ वो सिस्टमैटिक एरर होंगे, आप उन्हें ठीक कर लोगे। अगर रैंडम एरर होंगे ही नहीं तो एक्सपेरिमेंट के अंदर जो आपके पास ऑब्जर्वेशन की वैल्यूज है वो सारी की सारी सेम निकल कर आएगी। अगर सारी की सारी सेम निकल कर आएगी तो प्रिसीजन जैसा वर्ड आपके दिमाग में आएगा ही नहीं, उसको आप लोग यहाँ पर कंसीडर करोगे ही नहीं। आपने प्रिसीजन कंसीडर किया क्योंकि आपकी जो ऑब्जर्वेशन की वैल्यू वो अलग अलग है। वो अलग अलग क्यों है? क्योंकि आपके एक्सपेरिमेंट के अंदर रैंडम एरर मौजूद है, जिनको आप लोग पता भी नहीं कर पाओगे कि आखिर वो एरर जो है वो किस वजह से है, लेकिन वो हमेशा आपके एक्सपेरिमेंट के अंदर होते हैं। इफ देयर इज ए कांस्टेंट सिस्टमैटिक एरर इन एनालिसिस, रिजल्ट मे बी प्रिसाइज बट इनएक्यूरेट। अगर कोई सिस्टमैटिक एरर है तो उसके बावजूद आपका जो रिजल्ट है वो प्रिसाइज हो सकता है, 99% प्रिसाइज हो सकता है, 98%, 95%, 90%, लेकिन वो इनएक्यूरेट ही होगा क्योंकि उसके अंदर सिस्टमैटिक एरर मौजूद है। और वो जैसे कि आप लोग वेइंग मशीन में देख चुके हो, वहां पे आप लोग टेयर करते हो, इस टाइप के एरर को आप लोग क्या बोलते हो? सिस्टमैटिक एरर बोलते हो। तो जब भी सिस्टमैटिक एरर होगा आपका रिजल्ट हमेशा इनएक्यूरेट आएगा। वो प्रिसाइज हो सकता है, वो एक अलग बात है। एक अच्छा एक्सपेरिमेंट तभी एक अच्छा एक्सपेरिमेंट होता है जब वो हाईली प्रिसाइज हो और हाईली एक्यूरेट हो। एक्यूरेसी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रिसीजन है। अगर मैं इसको चार्ट बार डायग्राम पे बना के दिखाऊं आपको, तो इस तरीके का डायग्राम आप लोग पढ़ते हो, एक्यूरेसी प्रिसीजन जब भी पढ़ते हो, मान लीजिए कि आप लोगों को टारगेट है कि आप लोगों को इस ब्लैक स्पॉट के ऊपर निशान लगाना है, और आप लोग इसको निशान लगा रहे हो, आपके जो निशान है वो इधर इधर चले गए, आपके पास आपने 5 बार थ्रो किया और आपके जो निशान है वो यहाँ पर आए। अगर आप लोग इन 5 की एवरेज लोगे तो वो कहीं ना कहीं मिडल के अंदर ही आएगी। इसका मतलब कि आपका जो रिजल्ट है, उसकी जो वैल्यू निकल कर आई लास्ट में, वो एक्यूरेट तो है लेकिन ये प्रिसाइज नहीं है, क्योंकि सारे के सारे जो टारगेट्स आप लोगों ने मारे हैं वो सारे के सारे आपस में क्या है? बहुत दूर दूर हैं। लेकिन अगर मैं इस वाले की बात करूं, मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने इस तरीके से थ्रो मारा है तो इसके जो 5 वैल्यूज है वो बहुत दूर दूर है, लेकिन आपस में क्या है? पास पास है। लेकिन जो एक्यूरेट जहां उसे मारना था वो उससे क्या है? बहुत दूर है। यानी कि एक्यूरेट तो वो नहीं है लेकिन वो प्रिसाइज है, क्योंकि जो सारे टारगेट, जो सारे थ्रो उसने मारे हैं वो सारे के सारे लगभग एक ही एरिया में जाकर लगे हैं। अगर उसके थ्रो कुछ इस तरीके से लगेंगे, बिल्कुल सेंटर के पास जाकर लगेंगे, और सारे के सारे टारगेट जो है बिल्कुल सेंटर के पास जाकर लगे हैं, तो ये एक्यूरेट भी है और साथ ही साथ प्रिसाइज भी है, क्योंकि 5 की 5 थ्रो जो हैं वो सारे के सारे उसके जाकर एक्यूरेट लगे हैं। और अगर उसके थ्रो जो है रैंडमली ऐसे बिखरे हुए हैं, ना तो इनकी एवरेज में मिडल के अंदर आएगी और ना ही ये पास पास है, इसका मतलब ना तो ये एक्यूरेट है ना ही ये प्रिसाइज है। तो ये आप लोग डायग्राम बनाते हुए आए जब भी आप लोगों ने एक्यूरेसी को पढ़ा है, जब भी आप लोगों ने प्रिसीजन को पढ़ा है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को डायग्राम तो अच्छे समझ में आता होगा। बात करते हैं कि आखिर किस तरीके से आप लोग प्रिसीजन को मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हो। जैसे एक्यूरेसी को एक्सप्रेस करने के लिए आप लोगों के पास एब्सोल्यूट एरर था, आप लोगों के पास रिलेटिव एरर था, उसी तरीके से प्रिसीजन को एक्सप्रेस करने के लिए आपके पास डेविएशन होता है, एवरेज डेविएशन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, रिलेटिव एवरेज डेविएशन होता है, रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, वेरिएंस होता है, कॉन्फिडेंस लेवल होता है। इन सभी चीज़ों से आप लोग अपनी प्रिसीजन को एक्सप्रेस कर सकते हो, और इन सभी के फॉर्मूले के अंदर आप लोगों को मीन और मीडियन देखने को मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पर मीन को भी पढ़ लेंगे और पहले मीडियन को भी पढ़ लेंगे। तो ज्यादा कुछ इसके अंदर नहीं पढ़ना, सिर्फ आपको बारी बारी से इन हर एक चीजों के फॉर्मूले को याद करना है। क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, वैल्यूज दी होंगी आपको ऑब्जर्वेशन की, आपसे पूछा जाएगा कि एवरेज डेविएशन क्या है, इसका रिलेटिव एवरेज डेविएशन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। सबके फॉर्मूलेज अलग अलग हैं, सब में वर्ड डेविएशन है, लेकिन एवरेज डेविएशन से जैसे ही स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर आओगे
फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। अगर फॉर्मूला चेंज हो गया तो आंसर चेंज हो जाएगा। तो फॉर्मूला आपको हर एक का अलग से याद करना है। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं, आपको ये पता है कि किस तरीके से आप लोग उनको कैलकुलेट कर सकते हो, तो एग्जाम के अंदर कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्लस माइनस करना है, डिवाइड मल्टीप्लाई करना है, कोई बहुत बड़ी चीज़ वहाँ पर आपको नहीं आएगी और कैलकुलेशन भी आपको एग्जाम के अंदर वो ईजी देगा। तो यहाँ से आपको हर एक चीज़ों के क्या याद करने हैं, फॉर्मूले को याद करने हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आखिर मीन कैसे निकालते हैं और मीडियन कैसे निकालते हैं। क्लास 9th के अंदर है ये। अगर आप लोग बायो साइड की हो, आप सोच रहे हो कि क्लास 12th क्या मैथ के बच्चों ने क्लास 12th में इस चीज़ को पढ़ा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्लास 9th के अंदर आप लोग मीन को भी पढ़ चुके हो और मीडियन को भी पढ़ चुके हो। बस जल्दी से रिवाइज करते हैं कि आखिर किस तरीके से आप लोग मीन को कैलकुलेट करते हो और किस तरीके से आप लोग मीडियन को कैलकुलेट करते हो। तो अगर मैं बात करता हूँ मीन एंड मीडियन की, हेडिंग को आप यहाँ पर लिख दीजिए, मीन एंड मीडियन दोनों ही चीज़ों को साथ में डिस्कस करेंगे, मीन को भी और मीडियन को भी। तो नीचे जब आप नोट्स को डाउनलोड करोगे तो वहाँ पर मीन के साथ साथ मीडियन को भी लिख लेना, दोनों ही फॉर्मूले को साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं। सिंगल मेजर कैन नॉट गिव इंडिकेशन ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ गुड रिजल्ट। अगर आप लोग सिंगल रीडिंग ले रहे हैं तो वो आपके लिए कुछ भी अच्छी चीज़ नहीं है। वो आप लोग एक्सपेरिमेंट के अंदर करते हुए आए कि आप लोग जो है बार बार ऑब्जर्वेशंस को करते हो। प्रैक्टिस इज दैट टू कैरी आउट द रेप्लिकेट एनालिसिस एंड सिलेक्शन ऑफ बेस्ट वैल्यू फ्रॉम द वेरियस वैल्यूज। आपकी लैब के अंदर आपकी प्रैक्टिस क्या होती है, आप करने की कोशिश क्या करते हो? आप करने की कोशिश करते हो कि आप लोग बार बार चीज़ों को ऑब्जर्व करें, आप लोग टाइट्रेशन को 3 बार आप रीडिंग को नोट करें और आपकी प्रैक्टिस होती है कि तीनों रीडिंग जो है वो आपकी सेम निकल कर आ जाए। अगर सेम भी ना आए तो बिल्कुल आपस में जो है बिल्कुल क्लोज आपकी वहां पर निकल कर आ जाए। तो प्रैक्टिस इज दैट टू कैरी आउट रेप्लिकेट, यानी कि बिल्कुल सेम ही निकल कर आ जाए, रेप्लिकेट एनालिसिस एंड सिलेक्शन ऑफ बेस्ट वैल्यू। अगर रेप्लिकेट 100% रेप्लिकेसी यहां पर नहीं है, यानी कि 9.1 आ गया, 9.2 आ गया, 9.3 आ गया, तो आपकी प्रैक्टिस ये होगी कि इन रिजल्ट्स के अंदर से आप लोग बेस्ट वैल्यू को पिक करें। अब इनमें से बेस्ट क्या है, उसके लिए आप लोग यूज करते हो मीन का और मीडियन का। जैसे कि मान लीजिए इफ x1, x2, x3 एंड xn आर द वैल्यूज ऑफ एन रेप्लिकेट मेजरमेंट, आप लोगों ने एन रेप्लिकेट मेजरमेंट ली है। रेप्लिकेट का मतलब यहाँ पर ये भी है कि आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वो सारी की सारी ऑब्जर्वेशन आप लोग जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो सारे के सारे सेम तरीके से, कि ऑपरेटर सेम होने चाहिए, आपका जो सोल्यूशन आप लोग यूज कर रहे हो उनकी सब मोलैरिटी सेम होनी चाहिए। हर बार जो आप जो जब भी एक्सपेरिमेंट को कर रहे हो तो आप लोग उसको एक्जैक्टली रिपीट वहाँ पर कर रहे हो और आप लोगों के पास x1, x2, x3, xn आपके पास ये वैल्यूज निकल कर आ गई। आप लोगों ने n टाइम्स क्या किया, उसको ऑब्जर्व किया। अगर मैं बात करूँ कि इसका मीन क्या होगा, तो मीन के लिए बहुत सिंपल सी बात है कि आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप लोगों को सारी वैल्यूज़ को ऐड करना है और उसको डिवाइड कर देना है जितने नंबर आपके पास ऑब्जर्वेशन के थे। x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 अप टू xn तक डिवाइडेड बाय n, यानी कि आपकी जो मीन वैल्यू निकल कर आ जाएगी उसको आप लोग डिनोट करते हो x बार से। तो मीन को निकालना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मीन को निकालने के लिए आपको अपनी सारी ऑब्जर्वेशन को ऐड करना है, डिवाइड कर देना है कितनी आपके पास ऑब्जर्वेशन है। इसको आप लोग इस तरीके से भी दिखा सकते हो कि आपके पास क्या है, समीशन ऑफ xi डिवाइडेड बाय n। यहाँ पर n नीचे दिख नहीं रहा है, शायद वो नीचे से क्रॉप हो गया, लेकिन आप उसको यहाँ पर दिखा सकते हो कि जो आपका n है आप उसको इस तरीके से भी दिखा सकते हो। यहाँ पर आ चुका है नीचे, तो x बार जो है वो आपका बन जाएगा समेशन ऑफ xi अपॉन में n। तो ये आपका फॉर्मूला वहाँ पर हो जाएगा। इसको इस तरीके से याद करो या फिर इस तरीके से याद करो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको मीन निकालना आना चाहिए। निकालने के लिए आप लोगों को अपनी सारी ऑब्जर्वेशन को ऐड करना है और उसको डिवाइड करना है जितनी भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास वहाँ पर है। अब मीडियन को किस तरीके से निकालोगे? इन मीडियन वी टेक डेटा इन ऑर्डर्ड फॉर्म एंड सेलेक्ट द मोस्ट एक्सेप्टेबल वैल्यू। अब इसको समझाने के लिए मैं कोई क्वेश्चन ले लेता हूं। मान लीजिए आपके पास कोई 5 वैल्यूज यहां पर है, 10.08, 10.06, 10.12, 10.19 एंड 10.04। ये आपके पास कुछ 5 ऑब्जर्वेशन है और आप लोगों को चेक करना है कि आखिर इसका मीडियन क्या है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द मीडियन ऑफ दीज 5 वैल्यूज। तो मीडियन को निकालने का तरीका बहुत सिंपल है। इसको ऑर्डर के अंदर अरेंज कर लीजिए और बीच वाली टर्म को आप लोग पिक कर लीजिए। ऑर्डर का मतलब क्या है, या तो इनको इंक्रीज ऑर्डर के अंदर सेट कर लीजिए या फिर उसको आप डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर सेट कर लीजिए। इंक्रीजिंग हो डिक्रीजिंग हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर वो होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं इन वैल्यूज को एक ऑर्डर के अंदर अरेंज करना चाहूँ तो मैंने उसको इस तरीके से अरेंज किया हुआ है। 10.04 सबसे छोटी है, फिर 10.06 उससे बड़ी, 10.08 उससे बड़ी, 10.12 उससे बड़ी, 10.14 उससे भी बड़ी। यानी कि यहाँ पर मैंने इसको एक इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर इसे अरेंज कर लिया। उसके बाद मिडिल टर्म आपकी हो जाएगी मीडियन। जैसे कि आप लोग यहाँ से इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इसको काटो, जो आपकी बीच में टर्म बच जाएगी ये आपकी होगी मीडियन। और इस तरीके से आप लोग मीडियन को कैलकुलेट कर सकते हो।
तो यहाँ पर तो आपके पास 5 वैल्यूज थी, आपके पास मिडिल टर्म निकल कर आ गई। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पर एक और ऑब्जर्वेशन होती, यानी कि 10.16 भी आपके पास होता, तो आप इसे काटते, इसे काटते, इसे काटते, इसे काटते, इसे काटते, इसे काटते, और बीच में आपके पास कोई भी चीज़ नहीं बच जाती। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, अगर आपके पास बीच में कुछ भी नहीं बच रहा है तो जो लास्ट की 2 आपके पास बची हुई है, इन दोनों का एवरेज ले लीजिए। अगर आप लोगों के पास इवन टर्म्स यानी कि और टर्म्स अगर आपको गिवन होगी 1 2 3 4 5 6, यानी कि अगर आपको इवन टर्म्स गिवन होगी तो अब वहाँ पर आपके पास सेंटर नहीं होगा। अगर वहाँ पर सेंटर नहीं है तो बीच की 2 को उठाइए, उसका एवरेज ले लीजिए, आपका सिंपल तरीके से मीडियन निकल कर आ जाएगा। अगर और टर्म्स गिवन होगी तो वहाँ पर मीडियन आपका पास, मिडिल टर्म आपके पास वहाँ पर होगी, ऑर्डर में अरेंज कीजिए, मिडिल टर्म को निकाल लीजिए, वो आपका मीडियन बन जाएगा। लेकिन अगर आपको इवन नंबर ऑब्जर्वेशन गिवन होगी तो वहाँ पर आप लोग क्या कीजिए, बीच की 2 को उठा लीजिए, उनका एवरेज ले लीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। जैसे कि अगर यहाँ पर आपके पास 6 टर्म्स गिवन होगी तो आप किस तरीके से वहाँ पर इस केस के अंदर चीज़ों को कर सकते हो। इफ देयर आर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टेक 2 ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द मिडल एंड इट्स एवरेज विल बी द मीडियन। इस तरीके से भी आप लोग इन चीज़ों को कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इन बीच की 2 टर्म को लिया हुआ है, 10.08 प्लस 10.12 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर इस तरीके से आप इसका एवरेज ले सकते हो, और जो निकल कर आएगी ये आपके पास हो जाती है मीडियन। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट द मीन मीडियन फॉर द वैल्यूज। ये आपको वैल्यूज गिवन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था CSIR नेट के अंदर ये। तो इस टॉपिक को बिल्कुल भी हल्के के अंदर मत लेना। ये आपके पास कुछ वैल्यूज थी और आपसे पूछा था कि इसका मीन क्या है और इसका मीडियन क्या है। ऑप्शंस मैंने यहाँ पर नहीं लिखे हुए हैं, सिंपल सा क्वेश्चन था, जो कर जरूर देखिएगा ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। क्वेश्चन आपको यहाँ से इजी देखने को मिलेंगे, फॉर्मूले सारे के सारे इजी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग प्रैक्टिस ना करें। प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी ताकि आपकी थोड़ी बहुत कैलकुलेशन भी थोड़ी सी तेज हो जाए, किस तरीके से आपको इसके अंदर मल्टीप्लाई करना है। देखिए मीडियन निकालना है और इसने यहाँ पर आपको ओड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे रखी है, 1 2 3 4 5। कैसे निकालोगे मीडियन? इसको ऑर्डर के अंदर अरेंज कर लीजिए बड़े सिंपल तरीके से। ऑर्डर में कैसे अरेंज? सबसे छोटी टर्म क्या होगी? 0.122, 0.124 आएगा, फिर 0.126 आएगा, 0.128 आएगा और 0.130 आएगा। इधर से काटिए, इधर से काटिए, इधर से काटिए, इधर से काटिए, बीच की टर्म जो आपके निकल कर आएगी ये आपका हो जाएगा मीडियन। और जो ऑप्शन आपके पास गिवन थे उसके अंदर से 2 ऑप्शन के अंदर तो ये मीडियन आपको गिवन नहीं था, 2 के अंदर गिवन था, इसका मतलब 2 ऑप्शन तो आप वैसे ही एलिमिनेट कर सकते हो। तो अगर आपको चीज़ें पता होंगी तो आप लोग क्वेश्चन की अप्रोच जो है वो आपके अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो डेटा एनालिसिस को भी प्लीज़ उतनी ही इज्जत दीजिए जितना बाकी चैप्टर को आप लोग इज्जत दे रहे हो। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये चैप्टर ईजी है तो आप इसे पढ़ कर ना जाए, ईजी है तो ज़रूर पढ़िए, क्योंकि ये आपको एग्जाम के अंदर स्कोर जरूर कराएगा, चाहे और कुछ आपको कराए ना कराए। तो स्कोर करना है तो आप लोग सभी चैप्टर को ज़रूर पढ़ते हुए चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए। यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, सिर्फ आपको मीन निकालना था और मीडियन निकालना था। मीन के लिए सारे ऑब्जर्वेशन को ऐड कीजिए, डिवाइड कीजिए जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास है। मीडियन के लिए ऑर्डर में अरेंज करिए, मिडिल टर्म आपकी होगी मीडियन। अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो बीच की 2 टर्म को उठाइए, एवरेज ले लीजिए, वो आपका हो जाएगा मीडियन। तो मीन की बात कर ली है, मीडियन की बात कर ली है। अब बात करते हैं कि आखिर किस तरीके से आप लोग अपने प्रिसीजन को एक्सप्रेस कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने हेडिंग लिखी हुई है, एक्सप्रेशन ऑफ प्रिसीजन इन टर्म्स ऑफ मीन एंड मीडियन। कि आप जो एक्सप्रेशन करते हो यानी कि डेविएशन की जो आप बात करते हो, यानी कि जो आपकी वैल्यूज है वो आपस में कितना डेविएट हुई है एक दूसरे से, वहां पर आप लोगों को मीन या फिर मीडियन की जरूरत पड़ेगी। इसलिए मैंने आपको पहले मीन भी बताया और पहले आपको मैंने मीडियन भी बताया, और यहाँ से क्वेश्चन भी आया हुआ है। डेविएशन फ्रॉम द मीन वैल्यू इज जनरली डिनोटेड बाय डी, डी से इसको डिनोट करते हैं। मैथमेटिकली प्रिसीजन को आप लोग डेविएशन से वो करते हो, एक्सप्रेस करते हो, और डेविएशन आपका होता है इक्वल टू एक्स आई माइनस का एक्स बार। एक्स बार यहाँ पर क्या है आपका? ये आपका है मीन, और एक्स आई आपकी क्या है? जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन है, मान लीजिए आपके पास 5 ऑब्जर्वेशन है तो आपकी जो पहली ऑब्जर्वेशन है उसके अंदर से मीन को माइनस कीजिए, जो निकल कर आएगा वो आपका हो जाएगा डेविएशन। मान लीजिए कि आप लोगों के पास 5 वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5, और आपसे पूछा जाए कि इसका डेविएशन कितना है, तो आप लोग सबसे पहले क्या निकालोगे? मीन निकालोगे। मीन कैसे निकालते हो? 5 वैल्यूज को ऐड कीजिए, डिवाइड कर दीजिए 5 से। कैसे करोगे? 1 + 2 हो गया 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 डिवाइडेड बाय 5 तो आपका निकल कर आ जाएगा 3। यानी कि जो आपका मीन है, जो आपका एक्स बार है, वो आपका हो जाएगा 3। अब आपको निकालना है डेविएशन। डेविएशन हर एक ऑब्जर्वेशन के रिस्पेक्ट में निकलती है। अगर आपको पहली ऑब्जर्वेशन के रिस्पेक्ट में डेविएशन निकालना है तो आपकी जो पहली ऑब्जर्वेशन है उसके अंदर से मीन को माइनस कर दीजिए, 1 - 3, तो आपका डेविएशन हो जाएगा -2। अगर आप लोगों को 5वीं ऑब्जर्वेशन डेविएशन निकालना तो आपका डी हो जाएगा 1 - 5, यानी कि 5 - 3। 5 आपकी ऑब्जर्वेशन की वैल्यू है, 3 आपका मीन है, 5 - 3 क्या हो जाएगा आपका 2। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका डेविएशन है वो नेगेटिव भी हो सकता है, डेविएशन आपका क्या हो सकता है?
पॉजिटिव भी हो सकता है। तो डेविएशन जो है आप लोग किसी पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन के रिस्पेक्ट में निकालते हो और उस ऑब्जर्वेशन के अंदर से आप लोगों को मीन को माइनस करना होता है। मीन को निकालना आपको पता है, अगर मीन निकल गया तो डेविएशन भी निकल गया, और अगर डेविएशन निकल गया तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकल गया, आपका एवरेज डेविएशन भी निकल गया, सब कुछ आपके बाकी सारी चीज़ें बहुत ईजिली निकल जाएगी। तो सारी चीज़ें मुश्किल नहीं है, लेकिन निकालना आपको एटलीस्ट आपको पता तो होना चाहिए कि आखिर आप किस तरीके से इन चीज़ों को लिख सकते हो। तो इस फॉर्मूले को जो आपका ये डेविएशन जो है, जनरली वी कैलकुलेट एवरेज डेविएशन फॉर बेटर रिजल्ट। जनरली हम लोग क्या निकालते हैं, एवरेज डेविएशन निकालते हैं। देखिए डेविएशन अलग चीज़ है, एवरेज डेविएशन अलग चीज़ है। अब एवरेज डेविएशन क्या होगा, आपके पास जितनी भी ऑब्जर्वेशन है, मान लीजिए आप लोगों के पास 5 ऑब्जर्वेशन है, तो हर एक ऑब्जर्वेशन के कोरस्पॉन्डिंग आप लोग डेविएशन को निकालो। जितना भी डेविएशन आपके पास निकल कर आएगा उन सबको ऐड करके जितने आपके पास डेविएशन निकल के आए हैं उनको उससे डिवाइड कर दीजिए। इस तरीके से तो आप लोग एवरेज को निकालते हो। अगर आपके पास 4 वैल्यूज है, एवरेज आपको निकालनी है, चारों को ऐड करते हो डिवाइडेड बाय 4। तो अगर आप लोगों को डेविएशन का एवरेज निकालना है तो आप लोगों को पहले हर एक ऑब्जर्वेशन के साथ उसको डेविएशन को निकालना पड़ेगा। मान लीजिए आपके पास 5 ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 और आपके पास 6 भी है, यानी कि आपके पास 5 ऑब्जर्वेशन, मान लीजिए आप लोग 1 2 3 4 5 और 6 5 तक आपके पास ऑब्जर्वेशन है, और आप लोगों को यहाँ पर निकालना है कि आपका जो है एवरेज डेविएशन क्या है। तो मीन हमने अभी निकाला है, मीन आपके पास क्या निकल कर आएगा, 3 निकल कर आएगा। आप लोग हर एक ऑब्जर्वेशन के कोरस्पॉन्डिंग डेविएशन को निकालिए। 1 माइनस का 3 क्या हो जाएगा, माइनस का 2, 2 माइनस का 3 क्या हो जाएगा, माइनस का 1, 3 माइनस का 3 क्या हो जाएगा, 0 प्लस का 0, 4 माइनस का 3 क्या हो जाएगा, 1 प्लस का 1, 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा, प्लस का 2। तो ये आपके पास हो गए सारे के सारे डेविएशन। कितने टर्म्स हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर दीजिए। इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हो अपने एवरेज डेविएशन को। और अगर आप लोग यहाँ पर साइन को लेकर चलोगे तो आपका हर बार एवरेज डेविएशन निकल करके आ जाएगा, 0 निकल कर आ जाएगा। अगर किसी चीज़ की वैल्यू 0 तो उसका मतलब क्या है, हर बार आपके पास क्या निकल कर आएगा, ये 0 ही निकल कर आएगा। इसीलिए फॉर्मूले के अंदर यहाँ पर आपके पास क्या है, मोड है, यानी कि जो आपके पास नेगेटिव टर्म है उसके आगे आपको मोड लगाना पड़ेगा। उसके बाद आपको इसे क्या करना है, ऐड करना है। मोड का मतलब क्या होता है, मोड एक ऑपरेशन है। अगर आपके पास कोई नेगेटिव टर्म है अंदर और बाहर आपने मोड लगा दिया तो वो नेगेटिव टर्म भी आपकी क्या बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी। अगर पहले से ही कोई टर्म पॉजिटिव है, आपने मोड लगाया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव टर्म आपकी क्या रहेगी, पॉजिटिव ही रहेगी। ये आपका मोड यहाँ पर फॉर्मूले में क्यों है, ताकि आपका ये 0 ना बन सके। अगर आपका एवरेज डेविएशन 0 बन जाएगा तो फिर वो है क्यों, क्योंकि ऐसे तो हर केस में आपका 0 ही बनेगा। जितने भी ऑब्जर्वेशन आपके पास होंगी, मीन आपका बीच का होगा, और इस मीन में से आपको ये भी माइनस करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, और फिर जब आप इनको ऐड करोगे तो आपके पास वो इक्वल टू 0 बनेगा ही बनेगा। इसीलिए यहाँ पर फॉर्मूले के अंदर आपके पास क्या है, मोड है। जो नेगेटिव टर्म है आगे मोड लगा दीजिए। -2 का मोड क्या हो जाएगा, 2, प्लस का क्या करना है, -1 का मोड, -1 का मोड क्या होगा, 1, प्लस का 0, प्लस का 1, प्लस का 2 डिवाइडेड बाय 5। तो ये आपके पास बन जाएगा 2 + 1 3 + 1 4 + 2 6 डिवाइड बाय 5, यानी कि 6 डिवाइडेड बाय 5। ये आपके पास टर्म निकल कर आ जाएगी आपकी डी एवरेज, यानी कि एवरेज डेविएशन। तो फॉर्मूलेज के अंदर बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। डेविएशन है कि आपका ऑब्जर्वेशन मीन से कितना डेविएट हुआ है, एवरेज डेविएशन है कि आपकी हर एक ऑब्जर्वेशन का जो डेविएशन है उसकी एवरेज क्या है। तो उसका फॉर्मूला आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। फॉर्मूला मैंने यहाँ पर अच्छे से लिखा भी हुआ है, फॉर्मूला आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। आप लोग के पास फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, डी एवरेज इक्वल टू 1/n इक्वल्स टू 1/n समेशन ऑफ मोड लगा रहा हुआ है एक्स आई माइनस का एक्स का बार। एक्स बार क्या आपके पास मीन है, एक्स आई क्या है, आपकी ऑब्जर्वेशन की वैल्यू है। जनरली द वैल्यू ऑफ एवरेज डेविएशन इज इक्वली प्रोबेबल इन नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अभी मैंने आपको करके दिखाया, जितनी टर्म्स आपके पास नेगेटिव की आएंगी उतनी आपके पास पॉजिटिव की आएंगी। अगर आप लोग मोड नहीं लोगे तो आपके पास 0 बनकर आ जाएगा। सिर्फ उसीलिए मैंने यहाँ पर टर्म लाइन लिखी हुई है, जनरली द वैल्यू ऑफ एवरेज डेविएशन इज इक्वली प्रोबेबल इन नेगेटिव एंड पॉजिटिव। जो आपका इसका ग्राफ निकल कर आएगा वो ग्राफ भी आपको कुछ इस तरीके का ही होता है। मैथमेटिक्स के अंदर इसको पढ़ते हैं, यानी कि जितना आपके पास ये नेगेटिव के अंदर होगा उतना आपके पास क्या है, ये पॉजिटिव के अंदर ही होगा। तो इसीलिए आप लोग यहाँ पर मोड का यूज़ करते हो ताकि आपकी वैल्यू 0 निकल कर ना आए। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऑब्टेन द एवरेज डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। डेटा आपके पास ये रहा। इस तरीके के ही क्वेश्चन आते हैं, आपको सिंपल डेटा गिवन होगा, आपसे सीधा पूछेगा कि आखिर इसका एवरेज डेविएशन क्या है। तो आपको यहाँ पर इसका एवरेज डेविएशन को निकालना पड़ेगा। तो एक्स बार जो है वो आपका कुछ बन जाएगा इस तरीके से। आपको पहले एक्स बार निकालना है, सबको आपने ऐड किया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये आपका निकल कर क्या आ गया, आपका मीन निकल कर आ गया। देखिए कैलकुलेशन जो है वो आप एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा, क्या पता है कैलकुलेशन गलत भी हो सकती है, लेकिन मैंने अपने तरीके से सही किया तो हो सकता है सही भी हो। तो फिर भी आप लोग इस कैलकुलेशन को
को जरूर चेक कीजिएगा। मैंने सबको ऐड किया है, डिवाइड बाय 4 किया, मेरे पास निकल कर आ गया 61.37। अब आपको निकालना है एवरेज डेविएशन। आपको फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूला क्या है आपके पास, 1/n। n क्या आपके पास 4 थे, 4 आपके पास ऑब्जर्वेशन है, 1/4 कर दिया। पहली ऑब्जर्वेशन माइनस का मीन, सेकंड ऑब्जर्वेशन माइनस का मीन, थर्ड ऑब्जर्वेशन माइनस का मीन, फोर्थ ऑब्जर्वेशन माइनस का मीन, और सबके मैंने क्या लगा दिया यहाँ पर, मोड लगा दिया। अगर ये मोड नहीं लगाएंगे तो आपका ये सारी टर्म जो है ऐड होकर क्या बन जाएगी, आपकी 0 बन जाएगी। लेकिन मोड लगा रखा है तो 0 नहीं बनेगी और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 0.125। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, कैलकुलेशन जो है आप लोग फिर से क्रॉस चेक कर लेना। तो जैसे आप लोगों ने एवरेज डेविएशन को निकालना है, उसी तरीके से आप लोगों को निकालना है एवरेज डेविएशन ऑफ मीन। मीन का एवरेज डेविएशन भी आपको निकालना है। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, डी एवरेज अपॉन में रूट का एन। और डी एवरेज कैसे निकालते हो आप लोग, 1/n समेशन ऑफ मोड ऑफ xi माइनस का x बार। ये आपका फॉर्मूला है डी एवरेज का। इसको अगर आप लोग डिवाइड कर दोगे √n से तो आपका निकल जाएगा एवरेज डेविएशन। तो अगर मीन आता है तो आपको डेविएशन आता है, डेविएशन आता है तो आपको एवरेज डेविएशन आता है, और अगर आपको एवरेज डेविएशन आता है तो आप लोग का एवरेज डेविएशन ऑफ मीन भी आता है। यानी कि जो आपका मीन है वो कितना डेविएट हुआ है उसको भी आप लोग इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। उसके बाद एक टर्म आपके पास निकल कर आती है रिलेटिव एवरेज डेविएशन। अब रिलेटिव एवरेज डेविएशन आप लोग निकाल सकते हो परसेंटेज के अंदर भी और पार्ट्स पर 1000 के अंदर भी, जैसे आप लोगों ने वहां पर रिलेटिव एरर को निकाला था। साइन क्या था इसका, जब आप लोग परसेंटेज में निकालोगे तो आप लोग यहां पर बात करते हो, यहाँ पर लगाते हो एक डंडा और 2 डॉट आप लोग यहाँ पर लगाते हो। लेकिन जब आप पार्ट्स पर 1000 की बात करते हो तो ऊपर आप लोग लगाते हो 1 डॉट और नीचे आप लगाते हो 2 डॉट। ये क्या आपके पास पार्ट्स पर 1000 है। तो कैसे निकालते हो इस लोग, अपनी जो आपके पास एवरेज डेविएशन निकल कर आया है उसको डिवाइड कर दो मीन से इनटू में 100, रिलेटिव एवरेज डेविएशन बन जाएगा। उसके बाद रिलेटिव एवरेज डेविएशन 1000 में निकालने के लिए आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन फॉर्मूला बहुत सिंपल है, डायरेक्ट क्वेश्चन आए डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। अगर आपको डेविएशन आता है तो एवरेज डेविएशन आता है, एवरेज डेविएशन आता है तो आपके पास आपको रिलेटिव एवरेज भी आता है, और आपको रिलेटिव एवरेज डेविएशन पार्ट्स पर 1000 में निकालना भी आता है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हो द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज डेविएशन इज डिटरमाइंड बाय रैंडम एरर। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है स्टेटमेंट वाइज कि जो आप लोग एवरेज डेविएशन है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो रैंडम एरर की वजह से है या फिर आपका सिस्टमैटिक एरर की वजह से है। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जो सिस्टमैटिक एरर है उसको आप लोग डिटरमाइन कर सकते हो। वो जनरली आपका जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें कोई फॉल्ट होगा, या फिर आपने सोल्यूशन को स्टैंडर्डाइज नहीं किया होगा, या फिर आपको जो pH मीटर है वो स्टैंडर्डाइज नहीं होगा, उसकी वजह से वो आपका होता है, उसको आप लोग ठीक कर सकते हो। लेकिन जो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज डेविएशन है, डेविएशन किसकी वजह से आता है, प्रिसीजन। डेविएशन से आप लोग क्या कर रहे हो, प्रिसीजन को एक्सप्रेस कर रहे हो, और प्रिसीजन किसकी वजह से होता है, वो आपका होता है रैंडम एरर की वजह से। इसका मतलब स्मॉलर द वैल्यू ऑफ डी एवरेज इंडिकेट्स स्मॉलर रैंडम एरर एंड हायर प्रिसीजन। रैंडम एरर की वजह से प्रिसीजन होता है आपकी वैल्यू के अंदर। रैंडम एरर अगर नहीं होंगे तो आपकी ऑब्जर्वेशन की वैल्यू सेम निकल कर आ जाएगी। वैल्यूज अगर सेम निकल कर आएंगी तो आपका रिजल्ट हो जाएगा 100% प्रिसाइज। यानी कि अगर रैंडम एरर नहीं होगा तो रिजल्ट आपका हाईली प्रिसाइज होगा। लेकिन जितना ज़्यादा रैंडम एरर आपका होगा उतनी ज़्यादा वैल्यू आपकी किसकी निकल कर आएगी, मीन एवरेज डेविएशन की आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अगर आपका एवरेज डेविएशन छोटा हुआ इसका मतलब उसके अंदर रैंडम एरर बहुत कम है। अगर रैंडम एरर बहुत कम है तो आपका रिजल्ट कैसे निकल कर आएगा, हाईली प्रिसाइज निकल कर आएगा। तो ये 2 लाइन मैंने यहाँ पर लिखी हुई, इनको जरूर याद कीजिएगा। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपके आ सकते हैं कि जो भी आप लोग पढ़ रहे हो डेविएशन हो गया, एवरेज डेविएशन, रिलेटिव एवरेज डेविएशन, ये आखिर किसकी वजह से है, रैंडम एरर की वजह से या फिर सिस्टमैटिक एरर की वजह से। तो वो आपके होते हैं रैंडम एरर की वजह से। सिस्टमैटिक एरर को तो आप लोग ठीक कर सकते हो, उसकी वजह से आपका रिजल्ट के अंदर कोई प्रिसाइज का कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रिसीजन मेजर करता है कि आपके सिस्टम में उसको इसके अंदर कितने आपके रैंडम एरर है, और मेजर करने का तरीका क्या है, डेविएशन, एवरेज डेविएशन। उनके फॉर्मूलेज आप लोगों को याद है तो फॉर्मूले को याद कर लीजिए, बाकी इसके अंदर यहाँ पर ज़्यादा कोई भी चीज़ नहीं है। उसके बाद जो यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ लिखी हुई है मैंने यहाँ पर, वो मैंने लिखी हुई है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर शुरू करेंगे। आज ही क्लास के अंदर हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आप लोग इन फॉर्मूलेज को याद कीजिए, सारा कुछ अभी पढ़ेंगे तो आपके जो फॉर्मूलेज हैं वो आपके लिए कंफ्यूजन आप लोगों के लिए हो सकते हैं। तो पहले इन फॉर्मूलेज को याद कीजिए, उसके बाद हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन को पढ़ते हैं, किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, उस फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे। और स्टैंडर्ड डेविएशन से काफ़ी बार क्वेश्चन आए हुए हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं उसको एक नई क्लास के अंदर शुरू करूँ ताकि आपके दिमाग में उसके जो फॉर्मूलेज हैं अलग से याद अच्छे से हो जाए। तो आज हम लोगों ने ज़्यादा नहीं पढ़ा, प्रिसीजन पढ़ा है क्या होता है, किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं वो पढ़ा है, मीन पढ़ा है, मीडियन पढ़ा है, डेविएशन देखा है, एवरेज डेविएशन देखा है, एवरेज डेविएशन और मीन देखा है, रिलेटिव एवरेज डेविएशन देखा है, पार्ट्स पर 1000 के अंदर भी और पार्ट्स पर 100 के अंदर भी। तो इन फॉर्मूलेज को
आप लोग याद कर लीजिए, फॉर्मूले अगर आपको याद होंगे तो आप लोगों के क्वेश्चन जो है वो आराम से यहाँ पर हो जाएंगे। एक 4-5 का क्वेश्चन हम लोगों ने आज किया भी है, कल हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके बाद मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन से क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं एग्जाम के अंदर। सिर्फ फॉर्मूले को ही वहां पर अप्लाई करना है, ऑब्जर्वेशन की वैल्यू गिवन है, फॉर्मूले को अप्लाई करना है, अपनी आंसर तक आपको वहां पर पहुंचना है। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है लेकिन फॉर्मूले आपको सारे के सारे पता होने चाहिए। तो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। लेकिन उससे पहले, जाने से पहले, अगर आप लोगों ने अभी तक आरजे एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल में दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपके पास सारी की सारी नोटिफिकेशंस पहुंच जाएं। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप लोग आरजे एकेडमी को फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर सकते हो। आप लोग हमें गूगल पे के थ्रू, फोन पे के थ्रू या फिर पेटीएम के थ्रू हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हो। एनी अमाउंट इज एप्रिशिएबल गाइस। आपकी मदद से हम लोग आपके लिए नए नए कोर्सेज लाते रहेंगे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।